Let's start our today's lecture, which is the driving forces of electronic commerce, or in other words, to understand why electronic commerce is becoming so popular. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को इतना ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स थ्रू द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा क्यों एक्सपेंड होती जा रही है, इसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है हमारे पास टुडेज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। सेकेंड रीज़न है हमारे पास द ड्राइवर्स एंड द थर्ड है हमारे पास रिस्पॉन्सेज। मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्यों इतनी स्प्रेड हो रही है, हम इन तीन एस्पेक्ट से देख सकते हैं। अगर मैं आपको ये एक पूरा प्रोसेस के तौर पर समझाऊँ तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। सबसे पहला है टुडेज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। आजकल के बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर मैं डिस्कस करूँ तो हम बार बार ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न इरा जिसमें चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। मीन्स कि बाकी सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ चेंज ही है जो कि हर जगह पर टेक प्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी में, हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, चाहे वो हमारी मार्केट हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारी सोसाइटल जो होती हैं, यानी कि सोसाइटी हो हमारी, उसके अलावा हमारी टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा मतलब हमारे बिज़नेस के इन्वायरमेंट में जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। हमारी मार्केट चेंज होती है, हमारी इकोनॉमी चेंज होती है, हमारी सोसाइटल चेंजेस आते हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये है हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट। ये इस तरह से है कि ये जो चेंजिंग्स आ रहे हैं ये इतनी स्पीडली आ रहे हैं, इतने ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली आ रही हैं कि कंपनीज़ के लिए इन सब को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो किसी भी कंपनी को अगर अपने आप को सर्वाइव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन सब फैक्टर्स का जो पेस ऑफ चेंज है उसको, और जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है उसको कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत कोशिश करे। कोई भी कंपनी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर कोई मार्केट में चेंज आता है तो वो हमें पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा या फिर नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। If you have studied the SWOT analysis, you should know that this positive और negative aspect called opportunities and threats, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो हम अगर SWOT एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको देखें तो कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं एंड थ्रेट्स भी होती हैं। यही सारे आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनमें चेंज की वजह से, हमारे मॉडर्निज्म की वजह से, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है, कभी इकोनॉमिकल चेंज आता है या कोई भी चेंज आ जाता है, उस वजह से कोई चेंज हमारी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है और कुछ चेंज हमारी कंपनीज़ के लिए थ्रेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी चेंजिंग्स आ रही हैं बेसिकली दीज आर कॉल्ड द प्रेशर्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली ये प्रेशर्स ही है ना कि हमारे ये फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हमें हमारी इकोनॉमी की वजह से, हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से अपनी कंपनी को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो चेंजिंग फोर्सेस हमारी कंपनी के लिए बिजनेस प्रेशर्स कहलाते हैं, बिकॉज दीज आर द फोर्सेस, दीज आर द ड्राइवर्स जिनकी वजह से हमारी कंपनी को खुद को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको ड्राइवर्स भी एक्सप्लेन कर दिए कि जो भी आपकी इकोनॉमी में सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वही हमारी कंपनी के ड्राइवर्स या फिर प्रेशर्स कहलाते हैं। उन प्रेशर्स की वजह से हमारी कंपनी का वही बात नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। अगर तो पॉजिटिव इफेक्ट है तो हमें उसके साथ कोप अप करने की ज़रूरत है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो हमारे लिए थ्रेटिंग पॉइंट है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारे ऊपर प्रेशर आ रहे हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करना है। अब जो हमारा रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट हो सकता है। या तो हम जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच करेंगे, यानी कि रिएक्शन देते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कोई चीज़ हो जाती है और हम उसको जो है वो सम अप करने के लिए उसके वो जो है रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज़ का रिस्पॉन्स रिएक्टिव होता है, कुछ कंपनीज़ का रिएक्ट प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि हमें इफ़ेक्ट करने से पहले ही हमने चीज़ों को कंट्रोल करके रखा होता है। ठीक है, मतलब हम खुद ही इनिशिएटिव ले लेते हैं, हम खुद ही इनिशिएट कर लेते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें जो है वो हमारी प्रोग्रेस को या हमारी कंपनी को ख़राब ना कर सके। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज कैन बी रिएक्टिव, यानी कि हमें एक्शन हो चुका है और उसके ऊपर रिएक्शन लेना है, उसको कवर करना है या फिर खुद को डिफेंड करना है। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज हमारी आती हैं रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज़ में, और हमारे रिस्पॉन्सिव डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं
हम पहले जो चीज़ें यूज़ करते थे कि अगर हमारे कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहे तो हम क्या करते थे, ट्रेडिशनली ये होता था या तो प्राइसेस जो हैं उनको हम क्या कर देते थे, लो कर देते थे या फिर अपनी सेल्स को हाई कर देते थे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को थोड़ा सा लो कर देते थे। ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स थे। ये हमारे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज थे, प्राइसेस को कम कर लेना, सेल्स को ज़्यादा कर देना या फिर अपनी क्वालिटी को गिरा देना या उसको इम्प्रूव कर लेना। ये ट्रेडिशनल रिएक्शंस थे। हमारे अब के रिएक्शन जो हैं वो कहलाते हैं क्रिटिकल रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़, जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को और जो पेस ऑफ चेंज है उसको देखते हुए अपनी कंपनी का कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब ये जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। ये चीज़ तो हमने देख ली है कि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारी बिज़नेस प्रेशर्स, बिज़नेस के रिस्पॉन्सेज और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो चीज़ें हैं इस आ रही हैं या फिर जो बाकी चेंजिंग्स आ रही हैं, उसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या रोल है, हमारा बेसिक पर्पज़ ये है स्टडी करना। हमने देखा कि हमारा इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है और उस चेंज में हमारा जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी एक चेंज का जो है वो एस्पेक्ट हो सकता है। मतलब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी कंपनी ने, किसी कंपेटिटर ने ई कॉमर्स को यूज़ किया है, ये भी हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स या फिर प्रेशर हो सकता है। उसके अलावा जब हमारे पास ऊपर ड्राइवर्स आते हैं या प्रेशर्स आते हैं, उसको हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारी कैसे हेल्प करती है, वो चीज़ अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। This diagram will explain you some of the major business pressures and the role of electronic commerce in coping up with them. आपके पास जो बिज़नेस प्रेशर्स हैं उसमें हमारे पास मार्केट में कोई भी चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंजिंग्स आ सकते हैं, सोसाइटल चेंजिंग्स आ सकते हैं। अब देख सकते हो कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में चेंज आ गया, कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकता है, वर्कफोर्स में चेंजिंग्स आ सकते हैं। वर्कफोर्स का चेंज आज से कोई 5-6 साल पहले बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा पावरफुल कंज्यूमर्स भी हमारी मार्केट में चेंज का एक जो है वो एस्पेक्ट बन सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में नई इनोवेशंस आ सकती हैं, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी हमारी ऑब्सोलीट हो सकती है, यानी कि ऑब्सोलीसेंस की वजह से हम अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी हमारा एक इम्पैक्ट है, जो कि हमारा बिज़नेस प्रेशर के तौर पर काम करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दी है। उसके अलावा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपको ये भी पता है कि इंटरनेट पर आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बिग डाटा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा सोसाइटल चेंजिंग्स आ सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि आपको पता है सीएसआर एक्टिविटीज़ का हम अलहदा से एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज हो सकती हैं, डीरेगुलेशंस हो सकती हैं, बजट्स को कम कर किया जा सकता है, सब्सिडीज़ कम हो सकती हैं, एथिक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा ये सारे जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को आप देख सकते हो इस एरो से पता चल रहा है, क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द कंपनी। हमारी कंपनी के ऊपर ये सारी चीज़ें एक प्रेशर है और उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास आईटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ये पूरा हमारे पास वही मॉडल है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता है और किस तरह से कंपनीज़ के लिए वो प्रेशर बन जाता है और कंपनीज़ उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ई कॉमर्स को यूज़ करती हैं। टू अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, हमें पहले बिजनेस प्रेशर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहिए, जो कि हमारी कंपनीज़ के लिए ड्राइवर्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारे इन्वायरमेंट में सोसाइटल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं जो कि हमारी कंपनी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। आप देख सकते हो कि इस टेबल में सबसे पहले मार्केट और इकोनॉमिकल प्रेशर्स को डिस्कस किया गया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हमारे लिए एक प्रेशर है, ग्लोबल इकोनॉमी हमारे लिए प्रेशर है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है, नाफ्ता जिसकी उसकी एक एग्जांपल है, जो है वो हमारे लिए क्या है, एक बिजनेस प्रेशर है। नाफ्ता बेसिकली कॉल्ड नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर वो चेंज हो सकते हैं तो हमारी जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा है जैसे कि चाइना है, एक्सट्रीमली लो लेबर कॉस्ट इन सम कंट्रीज़, चाइना इसकी एग्जांपल है कि उस वहाँ पर आपकी लेबर कॉस्ट बहुत रिड्यूस्ड है, बहुत कम है। तो उस केस में एक कंपनी जो कि अमेरिका में काम कर रही है, वो अपनी लेबर ज़्यादा कॉस्ट पे करती है और चाइना में वही प्रोडक्ट्स को कम लेबर कॉस्ट पर पे किया जाता है। तो उस केस में दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक बिज़नेस प्रेशर है। फ्रीक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट चेंजिंग्स इन द मार्केट्स, मार्केट्स में
डिफरेंट चेंजिंग्स आ रहे हैं, आपको पता है ये चीज़। उसके अलावा इंक्रीज़ पावर ऑफ कंज्यूमर्स, आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि कंज्यूमर्स पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो रिएक्शंस देते होते थे कि प्रोडक्ट्स जाकर परचेज़ कर लेते होते थे, उसके अलावा उनका कोई भी कंसर्न नहीं था। अब कस्टमर्स खुद जो है वो गाइड कर रहे होते हैं कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो कंज्यूमर्स उसके अलावा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हो कि क्रिटिसिज्म किस हद तक बढ़ गया है कि छोटी से छोटी चीज़ को भी कंज्यूमर्स क्या कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय यू और दे कैन हेल्प इन एक्सेल यू, कि आप के कमेंट्स, आपके कंज्यूमर्स के कमेंट्स आपको जो है वो एक्सेल भी करवा सकते हैं। आप अपनी कंपनी को जो है डिबो दोगे कि अगर आपके कंज्यूमर्स नेगेटिव कमेंट कर दें आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो कंज्यूमर्स आर बिकमिंग पावरफुल, इट्स बिकम अ प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा है सोसाइटल एनवायरमेंटल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्कफोर्स की नेचर आपको ये भी पता है कि बहुत चेंज हो चुकी है। वर्कफोर्स का पहले बिहेवियर डिफरेंट था, अब जो है ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। पहले लोग इंगेज्ड होकर कमिटेड होकर काम करते थे, अब वो डिफरेंट है, तो वो भी एक प्रेशर है हमारे लिए। गवर्नमेंट डी रेगुलेशंस हैं, यानी कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को ख़त्म करके सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर रही होती है, तो उस केस में भी हमारी कंपनीज़ के लिए एक प्रेशर होता है। उसके अलावा श्रिंकिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कम होंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी, तो वो भी हमारे लिए एक प्रेशर है। उसके अलावा है इंक्रीज़्ड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल एंड लीगल इश्यूज़, ये भी बहुत ज़्यादा हो चुका है कि पहले लोग इन इश्यूज़ पर बात नहीं करते थे कि वर्कफोर्स हैरेसमेंट है या फिर जो है लेबर लॉज़ के बारे में, लेकिन अब लोग लेबर लॉज़, वर्कफोर्स हैरेसमेंट उस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ये एथिकल और लीगल इश्यूज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट पॉइंट बन चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। उसके अलावा इंक्रीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आप देखते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिस सोसाइटी में वो काम करे उसकी बेटरमेंट के लिए काम करे। सोसाइटी को किसी भी तरह से वो नेगेटिवली हार्म नहीं कर सकती, तो वो भी हमारे लिए एक प्रेशर है। रैपिड पॉलिटिकल चेंजिंग्स, ये भी आप देखते हो कि जो है किस तरह से पॉलिटिक्स चेंज होती है, तो उस वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रेशर्स आ जाते हैं। अब रैपिड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि जो एक टेक्नोलॉजी आज आई है उसको सेकंड्स लगते हैं, मिनिमम वीक लगता है और वो पुरानी हो जाती है। तो हम अगर एक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, वी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज आवर टेक्नोलॉजी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हमारे इन्वायरमेंट में तो। उसके अलावा है इंक्रीज इनोवेशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़, वही बात। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है कि पहले प्रीसाइज सी इन्फॉर्मेशन होती थी और हम उसको यूज़ कर लेते थे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज करना, फ़िल्टर करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। वो भी हमारे लिए बिज़नेस प्रेशर है। उसके अलावा है रैपिड डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी कॉस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस रेशो। हम आज अपनी कॉस्ट लगाते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस हमें उतनी नहीं हो पाती जितनी टेक्नोलॉजी पर हमने इन्वेस्टमेंट की होती है। दीज ऑल आर क्रिएटिंग प्रेशर्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस, और उस वजह से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट रिस्पॉन्सेज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बिज़नेस रिस्पॉन्सेज को डिस्कस करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ड्राइवर्स हैं जो कि हमारी कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमारी कंपनी को डिफरेंट रिस्पॉन्सेज करने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस आर कंपोज्ड ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स हैं मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है और बिजनेस प्रोसेसेस हैं। उसके अलावा हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी है, हमारी कंपनी का कल्चर है, हमारी कॉर्पोरेट कल्चर है। उसके अलावा हमारी आईटी है और इंडिविजुअल्स एंड रोल्स हैं। ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। एंड आईटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पार्ट है। और अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले इरा को देखें तो आप देख सकते हो जो आपकी ये डॉटेड लाइन है जो कि पूरे इस फ्रेमवर्क के बाहर बताई गई है, वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि आपका सोसाइटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अभी रिसेंटली हमने स्टडी किया है। बेसिकली हर तरफ से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है। साइड में उसने एक्सप्लेन किया है अ टिपिकल इंडस्ट्री लेवल चेंज इन द डिजिटल इकोनॉमी इज डिसइंटरमीडिएशन विच रेफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरमीडिएशन वाला चैप्टर है एंड वी विल डिस्कस इट लेटर कि व्हाट इज़ इंटरमीडिएशन एंड व्हाट इज़ डी इंटरमीडिएशन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। सिंपल हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स उसका एक मेजर पार्ट है। उसके अलावा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी आईटी में और ई कॉमर्स में चेंज आने की वजह से प्रेशर भी क्रिएट होता है, यानी कि ई कॉमर्स हैज़
टू इम्पैक्ट्स, यानी कि वो आपका रिस्पॉन्स भी हो सकता है और वो आपका प्रेशर भी हो सकता है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के ये पांचों के पांचों इम्पैक्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में हो और हम उसको एक ट्रैक पर लेकर चल रही हों, तो हम कहेंगे कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमारी कंपनी इक्विलिब्रियम में है, हर चीज़ अपनी जगह पर सेटल्ड है। लेकिन आजकल की इरा में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी कंपनी इक्विलिब्रियम में हो। जैसे ही कोई चेंज आता है, इन्वायरमेंट में से कोई चेंज आया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक एरो बनाया गया है। जैसे ही इन्वायरमेंट में एक चेंज आता है, उसकी वजह से हमारे ये पांचों के पांचों जो कंपोनेंट्स हैं उनमें चेंज आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जो है उसमें कोई चेंज आता है, जैसे कि हमें अपनी कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपना कॉर्पोरेट कल्चर चेंज करते हैं तो उस हिसाब से हमें अपनी मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को भी चेंज करना पड़ेगा, हमारे जो इंडिविजुअल्स के रोल हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। बात की समझ आई कि एक चेंज की वजह से हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। उसी तरह से अगर हम अपनी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या फिर हमारा ये तो इंटरनल इम्पैक्ट था ना, इंटरनल इम्पैक्ट की वजह से हमारी कंपनी के हर जो कंपोनेंट है वो चेंज हुआ। अगर हमारे बाहर से कोई इम्पैक्ट आ जाता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उस टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ेगा, अपनी आईटी को चेंज करना पड़ेगा और इंडिविजुअल्स के रोल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ये जो इफ़ेक्ट है, जब हमारी एक इक्विलिब्रियम में चीज़ होती है और उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो इंटरनली भी हो सकता है और वो एक्सटर्नली भी हो सकता है। वो इंटरनली एक्सटर्नली का मतलब ये है कि जब हमने अपने कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज किया था, तो डेफ़िनेटली हमें अपने एनवायरनमेंट में कोई चेंज नज़र आया होगा, उस वजह से हमें चेंज करना पड़ा। तो यानी कि अगर हम अपना इंटरनली खुद अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच है कि विदाउट एनी डिले हम अपने के बाहर का चेंज हमारी कंपनी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे, उसको डिले करने की बजाय हमने खुद ही अपने आप को चेंज कर लिया। दूसरा जो है, आपने देखा कि इन्वायरमेंट में चेंज आया था टेक्नोलॉजी की वजह से, तो हमें हर किसी कंपोनेंट को चेंज करना पड़ा। वो क्या था? हमारी रिएक्टिव अप्रोच, जब हमने सबको चेंज किया। अब जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल सिचुएशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए? उनको जो है क्रिटिकल रिस्पांस एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना पड़ता है। क्रिटिकल रिस्पांस एक्टिविटीज़ आर बेसिकली रिस्पॉन्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हम अपने प्रेशर्स और ड्राइवर्स को जो है उसके इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सेज, वो हमारे क्रिटिकल रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। As you can see in this diagram, the organization's major responses are divided into 5 categories, जिसमें हमारे पास जो है आ जाता है strategic system है, continuous improvement efforts हैं, business alliances है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है और देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। जैसे कि आपने देखा था, प्रेशर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है और रिस्पॉन्सेज में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। अब आप ये भी देख सकते हो कि ये जो आपके पास एक डायग्राम है, उसका ये जो इंटरनल पार्ट है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है बाहर वाला पार्ट, ये आपके प्रेशर्स हैं। क्योंकि ये एक पायरेटेड बुक है, तो इसमें आपको जो है वो प्रॉपर चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर ये जो आपकी ब्लैक लाइन है उसमें आप अपने सारे प्रेशर्स को लिख सकते हो, जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजिकल, सोसाइटल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप उनको लिख कर कंप्लीट कर सकते हो। अब हम जो मेजर आपका अभी का टॉपिक है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिटिकल रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़। सो हम अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्स से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटजिक सिस्टम, द स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्ट्रेटजिक सिस्टम जो है ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं टू बेटर एम्प्लॉय फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ इन आर इन्वायरमेंट। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक वो सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज ने ऑपरेट करना होता है। जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है फेडेक्स की, आप सब फेडेक्स को जानते हैं। ये एक कोरियर सर्विसेज है जो कि आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर टीसीएस होता है, सेम वैसे ही फेडेक्स वैसे काम करती है। अगर आप टीसीएस को ही अपने माइंड में रखें तो फेडेक्स की आपकी वर्किंग ऑपरेशंस आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगे। अब फेडेक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका है ओवरनाइट डिलीवरी सिस्टम। मतलब ये 24 आवर सर्विस है इसकी, कि
आप 24 घंटों में किसी भी वक़्त यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स मँगवा सकते हो और ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रैक भी रखता है। मतलब अगर आपका एक पार्सल है, तो उस पार्सल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी जाती है और उसकी जो प्रोडक्ट है आपका या जो पार्सल है आपका, वो जहाँ-जहाँ से मूव कर रहा है, जिस-जिस लोकेशन पे होगा, जिस-जिस टाइम पे, वो आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड की जा रही होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो लाहौर से मँगवाती हूँ, तो लाहौर से लेकर सियालकोट तक आने में वो जिस-जिस रूट से गुज़रेगा, जिस-जिस जगह पर होगा, उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मुझे अपने जो है वो स्क्रीन्स पर अवेलेबल होगी। फेडेक्स का ये डिलीवरी सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस ने अभी मिक भी कर लिया है, मतलब ट्राई भी कर लिया है। तो ये उसका क्या है, एक ऑर्गनाइज़ेशनल स्ट्रैटेजिक सिस्टम। ये उसकी स्ट्रैटेजी थी कि हम ओवरनाइट इसको यूज़ करेंगे और अपनी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को यूज़ करेंगे। उसकी वजह से उसने अपना एक इसको अपने इस सिस्टम को कंपैरेटिव एडवांटेज बना लिया। डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस ने डिफरेंट अपने स्ट्रैटेजिक सिस्टम बनाए होते हैं। जैसे कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। तो ये होता है आपका, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दी ताकि आपको सिस्टम की समझ आ सके। नेक्स्ट वो कहता है कि स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर ऑलवेज़ सिस्टम्स दैट आर डेवलप्ड इन रिस्पॉन्सेज़ टू कॉर्पोरेट बिज़नेस इनिशिएटिव। मीन्स इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच, कि हम अपने आप का खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इन्वायरमेंटल चेंज आने की वजह की बजाय हम अपनी कंपनी को पहले से ही रेडी रखें। उसके अलावा है दे मैकेनाइज ऑपरेशंस फॉर बेटर एफिशिएंसी कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर तरीके से इफेक्टिवली चलाने के लिए भी सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका आपको वैसे ही पर्पस बताऊं कि हम हमारा इसका बेसिक पर्पस है क्या, तो हम अपने सप्लायर्स के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि हम अपना कंपैरेटिव एज बना सकें। या फिर हमने अपने कंपैरेटर्स को प्रिवेंट करते हैं, अपने कंपैरेटर्स के साथ, अपने राइवल्स के साथ जो है वो compete कर रहे होते हैं कि वो हमसे आगे ना निकल जाएं। या फिर अपने अपने कस्टमर्स को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि पहले उन्होंने कभी भी प्रोवाइड नहीं की। इन अदर वर्ड्स, कि हम कोई ऐसा बेनिफिट लेकर आते हैं जो कि पहले कभी किसी ने भी किसी को नहीं दिया होता, वो आपका स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। इट्स अ प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट, ताकि हमारी कंपनी जो है वो सर्वाइव कर सके। अब हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अपनी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स को। अगर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स की बात करें, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स, जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो टाइम टू टाइम अपनी इनोवेटिव प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं ताकि वो अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को मेंटेन रख सकें। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है डेल कंप्यूटर्स की। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी रिलेटिंग टू कस्टमाइजेशन, कि डेल कंप्यूटर्स जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे पहले अपने आप को कस्टमाइज़ किया था कि हम अपना जो है हर किसी प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करके अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे। कोई भी कस्टमर अपना कोई अगर कंप्यूटर खरीदना चाहता है, तो वो अपनी सारी स्पेसिफिकेशंस देगा और उसके बाद फिर हम उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। यानी कि डेल ने अपने सिस्टम के अंदर जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि जैसे ही कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, वैसे ही हम उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर्स तक रियल टाइम तक पहुंचती है। हमारे जो प्रोडक्शन स्केजुअल्स हैं, डिलीवरीज हैं, हम फिर अपने कस्टमर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो डेल कंप्यूटर ने ये जो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ किया था, बेसिकली ये भी उसकी एक प्रोएक्टिव एक्शन था जिसमें उसने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स किए हैं। वैसे तो डेल कंप्यूटर को आप जानते हो कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके कंप्यूटर वैसे ही बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो उसको वो पहले ही एक्सेल्ड थी, वो पहले ही बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन उसने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव किया। बिकॉज अगर आप आज जो है वो प्रोग्रेस कर रही हैं, तो टुडेज़ प्रोग्रेस इज़ नॉट द प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस, कि आप आज अगर ठीक हैं तो फ्यूचर में भी ठीक ही होंगे। आपको कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए डेल कंप्यूटर ने अपनी करंट प्रोग्रेस के ऊपर जो है वो अपना एक करंट प्रोग्रेस पर छोड़ने के बजाय खुद को उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा के। तो उसने जो यूज़ की एफर्ट, उसको हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो एफर्ट्स आ जाती हैं। डिफरेंट एफर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो। उनमें हमारे पास हो सकती हैं
कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स एम टू इम्प्रूव अ कंपनीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। उसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, हम अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि हम जो है अपनी इनपुट्स कम यूज़ करें, ठीक है, और जो हमारी आउटपुट रेशो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट हो जाती है। दूसरा है कि हम जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करें। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इन्वेंट्री लेवल इतना कम हो जाता है कि आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट मिनिमम आती है। और दूसरा, आप कस्टमाइजेशन को यूज़ कर रहे होते हो। तीसरा हमारे पास आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली एक पूरा सब्जेक्ट भी है अलग से। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉर्पोरेट वाइड हर किसी प्रोसेस के अंदर हम क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, ठीक है। मतलब हम जो भी स्टेप लेंगे, जो भी कोई भी काम करेंगे, उसमें हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। ये भी आपकी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट होती है। उसके अलावा है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे अपने पास, ताकि हम उसको टाइम टू टाइम, डाटा है या इन्फॉर्मेशन है, हम उसको अपने पास स्टोर करके रखते हैं, हम उसको रिट्रीव कर सकें और फिर उसको हम यूज़ कर सकें। उसके बाद आ जाता है वही एंटरप्राइज डाटा, कि आप अपनी कंपनी के सब डाटा को अपने पास डिफरेंट फॉर्म्स में, जिसमें जैसे आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, आप उनको स्टोर करके रखती हो। उसके अलावा है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप इनोवेशन को और क्रिएटिव थिंकिंग को इनक्रेज करोगे। उसके अलावा आप चेंज मैनेजमेंट करोगे कि आपकी कंपनी में जो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन चाहे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी चेंज आता है, उसको आप प्रॉपर्ली मैनेज करोगे। और लास्ट पर आपके पास आता है कस्टमर सर्विस, कि आपने अपने कस्टमर्स को सुपर्ब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका कस्टमर्स आपके साथ इतना लॉयल हो कि कभी भी वो आपको छोड़कर आपके कंपेटिटर्स की तरफ मूव ना कर सके, ठीक है। ये तो हमने दो क्रिटिकल जो है रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं। रिमेनिंग जो है वो फिर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।